Okay, so good evening and welcome to lecture 1, that is polynomial. Okay. वालेकुम अस्सलाम अनस। तो कौन कौन ऑनलाइन है इस वक्त? आफिया है, ओके, मदीहा है और अनस है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स पे, जो कि सेकंड चैप्टर है, जो कि मैथमेटिक्स का 9th क्लास का एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, जैसे और भी चैप्टर्स हैं लेकिन इसमें भी टाइम लगता है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का एक तरह से कहते हैं कि बेस कहलाता है, जिसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा है, जाहिर सी बात है, और उसके बाद पॉलिनोमियल्स आता है, तो उसको हम समझेंगे कि क्या क्या पहले है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कोर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, व्हाट इज देयर इन द कोर्स टू स्टडी फ्रॉम दिस ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, विथ एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स। पहले इन सारी चीजों को हमें स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, व्हाट इज दैट, वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, degree of a polynomial, constant, linear, quadratic, cubic polynomials, monomials, binomials, trinomials, then factors and multiples. Okay, zeros of a polynomial. अब देखो जहां पे ये बात आती है मोटिवेट एंड स्टेट। मोटिवेट एंड स्टेट का मतलब ये होता है, एक तो स्टेट करना कि एज इट इज उसको हम डिफाइन कर सके। ठीक है, वो एक्चुअली फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम सॉरी है क्या। मोटिवेट करना मतलब ये नहीं कि उसका प्रूफ है, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको समझना, और उसके बेसिस पे क्या करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बात समझ में आ रही? तो यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि मोटिवेट और प्रूफ, क्योंकि बहुत जगह मोटिवेट टर्म लिखा होता है और हम बैठ के उसका प्रूफ कर रहे होते हैं, वो चीज नहीं करनी। ठीक है, मोटिवेट स्टेट मतलब कि भाई ये क्या है, एज इट इज, मतलब उसको डिफाइन कर देना। मोटिवेट का मतलब ये होता है कि हम उसको क्या करें, समझें कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, इसको अप्लाई करना है, उसको प्रूफ नहीं करना है बैठ के। बात समझ में आ रही है? दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद अगर हम करें विथ एग्जांपल्स, जैसे इन्होंने कहा, फिर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, और फैक्टराइजेशन व्हिच विल बी एसोसिएटेड विद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यानी फैक्टराइजेशन करना किसका, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालना। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर भी निकालेंगे। इस वजह से यहां पे अगर आप देखें, और फिर उसके बाद आइडेंटिटीज को यूज करना है। कौन कौन सी यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, देन x प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इन आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स ए प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटीज यहां पे मेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक की तरफ नजर डाल लेते हैं कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है, जो हमारी न्यू बुक है इस सेशन से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, देन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, सारी चीजों को स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फिर उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, देन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये सब देखेंगे डिफरेंस। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, वो सब हम समझेंगे, और इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि 10th में जो चैप्टर वो इसी से कनेक्टेड है। यहां पे समझ में आएगा तभी एक साल बाद 10th में समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जैसे फैक्टर थ्योरम एंड ऑल, इन सारी चीजों के बारे में दिया हुआ है। और फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो यहां बुक में दिया हुआ है x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस से, ये सारी आइडेंटिटीज दी हुई है, और उसके बेस पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर आप सिलेबस में देखें तो सिलेबस में क्या बोल रहे हैं, सिलेबस में सिर्फ आइडेंटिटीज हैं, वेरिफिकेशन फॉर दिस, ठीक है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इन सब का नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रिकॉल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखो, तो अब आप कहोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्यों पढ़ना है, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉल, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज है ये वाली, ये हमने कहां पढ़ा हुआ था, ये कहां पढ़ा हुआ था, ये 8th में पढ़ा हुआ था। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, देखो आइडेंटिटी 5 से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये हम स्टडी करने वाले हैं, बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत ही सीरियसली और कंसिस्टेंटली इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर से देख लें भाई, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ओके, चल अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पॉलिनोमियल्स की तरफ। लेकिन पॉलिनोमियल्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखना होगा व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जो टर्म्स का बना होता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन आप लोग के जो टेस्ट रिजल्ट्स था उसका जो मतलब जाहिर सी बात है जुनैद ने पूरे अजीजिया में हाई से स्कोर हासिल किया, दैट इज 17.5, तो ऑब्वियसली ही इज द इंस्टीट्यूट टॉपर फॉर दिस वीकली टेस्ट। और क्लास 10th में जो है जाइना ने किया है, ठीक है। तो मैं आज शेयर करूंगा क्योंकि 10th का जो डायमंड बैच था उसका रिजल्ट्स रिट्रीव नहीं हो रहे थे, इसीलिए कल मैंने शेयर नहीं किया सर्टिफिकेट्स और रिजल्ट। वेल डन। और जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली फाइट इट, ग्रैब इट, क्योंकि आप देखो आज भी मैं यही 10th क्लास से डिस्कस कर रहा था, आफिया भी थी उसमें, और मैं आप लोग से फिर बोल रहा हूं कि अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था जिसमें आईसीएसई का कल रिजल्ट आया है, हमारे स्कूल का भी रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, ये है ऑल इंडिया टॉपर, 99.75% पूरे इंडिया में टॉप किया है। और इन्होंने जो किया है टॉप, ये सीएमएस लखनऊ, ठीक है, नॉट वन गर्ल, वो जो गर्ल है वो सेकंड है, उसकी 99.5% है। तो ये जो लड़का है जिसने टॉप किया है, तो ये जो है हम लोग के मतलब रिलेशन में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जानने वालों में है, उनका लड़का है ये, ठीक है। तो बहरहाल इसका मैं जो इंटरव्यू ले रहे थे जो न्यूज़पेपर वाले और ये लोग, तो बाकी इंटरव्यू था, छोटा सा इंटरव्यू था। एक चीज इसने बोले, उसने कहा कि कैसे आप तैयारी करते थे, तो कोई खास कोई स्पेशल, मतलब कि आप पूरे इंडिया टॉप कर रहे हो, तो उसने कोई खास तैयारी नहीं। अब देखो बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कोई खास तैयारी नहीं, रोजाना स्टडी करना है, ये तो था ही, मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टडी करना आसान है, रोजाना स्टडी करना टफ है, और वही करना है। बात समझ में आ रही है? तो एक जो उसने बोला क्या, दैट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, रोजाना स्टडी करना। और क्या करना है, बाकी होमवर्क तो है, कोचिंग है, सब कुछ है, वो सब कर वर्क के जो भी है। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन। ये मैं रोजाना रिवीजन करता था। अब ये नहीं कि हर चीज का रोजाना रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैथ साइंस सोशल साइंस सब कुछ का सबका रोजाना रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। यस, उसका शेड्यूल डिफाइन कर लिया कि मंडे को मैं मैथ्स पढ़ूंगा या मंडे ट्यूसडे मैथ्स पढ़ूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद वेंसडे में साइंस पढ़ लूंगा, थर्सडे में एसएसटी देख लूंगा, किस चीज का, जो ऑलरेडी चीजें कवर हो चुकी है। उसने यही कहा कि मैं यही करता था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही समझने वाली है कि देखो जब हम पढ़ते हैं ना रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या होता है, दोबारा देखना। जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कहते हैं। जो अभी आप पढ़ रहे हो इस वक्त पॉलिनोमियल, जो नहीं पता है वो रिवीजन नहीं है, वो तो नई इंफॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हो। अब नई इंफॉर्मेशन जो हासिल होती है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है, बात को समझना। आज जो पढ़ रहे हो वो टेम्परेरी पीरियड के लिए पढ़ रहे हो, एक नई चीज पता चल गई आज, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस, पॉलिनोमियल दिस, एंड दिस इज क्यूबिक, दिस इज बैकऑर्डर, मतलब एकदम या आज तो सब नया पता चल। लेकिन वो चीज भी इतनी ज्यादा एक्साइट नहीं है और इंपॉर्टेंट नहीं है। और मतलब जिसको कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि अब पता चल गया है, अब एग्जाम तक इसको कैरी करना है, वो टफ है।
नई इंफॉर्मेशन हासिल करना तो आसान है, अभी गूगल करो बैठ के a+b² क्या होता है, एक्सप्रेशन आ गया, नॉलेज ले ली। लेकिन a+b² यूज कैसे करना है, इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है, इसको एग्जाम तक लेके कैसे जाना है साल भर, वो टफ है। ठीक है, हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं, सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन, बस किस तरह नई चीज पता है, अरे ये तो पता ही है, स्कूल में तो पढ़ ही लिया, वो भी कोचिंग में यूं बैठे हुए हैं, पढ़ ही लिया, ये कोचिंग में पढ़ लिया तो स्कूल में यूं बैठे हुए। हम लोग भी फेस करते हैं प्रॉब्लम, जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी कोचिंग जाते हैं अलग अलग। ठीक है, अब जब उन्होंने कोचिंग में पढ़ लिया, अब यूं बैठे हुए, क्या हुआ पता है, तो पता है तो रिवीजन हो रहा है, उसको और इंटरेस्ट से लो। क्यों, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट से नहीं लोगे, अब इस ये चीज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। Gaining new information is not key to success. Gaining new information is the part of this process. हमने हासिल कर लिया, अब इसको क्या करना है, इसको रिटेन करते रहना है, कब तक, इसीलिए हर हफ्ते मैं टेस्ट लेता हूं। क्यों, अगर आप रिवीजन करते रहोगे, कंसिस्टेंट होगे, तो आपका टेस्ट इंप्रूव करेगा। अगर आप एक दिन पहले बैठ के पढ़ोगे तो फिर इंप्रूव नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रिवीजन की जब हम बात करते हैं तो रिवीजन में जो आपके स्कूल का होमवर्क है वो तो होता ही है, वो भी रिवीजन है। आप यहां जो पढ़ चुके हो स्कूल में दोबारा पढ़ रहे हो, रिवीजन है। स्कूल में पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल, यहां पढ़ रहे हो, ये रिवीजन है, और इंटरेस्ट से लो। तो नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो जब कुछ चीजें तो दिमाग में जाएगी ना, ब्रेन कैप्चर करेगा उस चीज को। अब मैं आपसे कहूं कि दैट इज वन, देयर इज अ ब्रांच ज़ूलॉजी, इसके बारे में सुना कभी, ये न्यू इंफॉर्मेशन। मैं कहूं ज़ूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, आपने कहा ठीक है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है ज़ूलॉजी, ठीक है, हो गया। हो सकता है एक हफ्ते बाद यही बायो का टीचर आपके स्कूल में बताया क्या है कि बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद एनिमल स्टडी। तो ज़ूलॉजी टर्म सुन चुके हो ना एक बार, तो ब्रेन तेज कैप्चर करेगा उस चीज को। इसीलिए अगर नहीं भी समझा है तो वो अधूरा नहीं है, वो वेस्ट नहीं हुए। आप नहीं समझ रहे, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी। भाई मुझे भी बहुत सारी जब वर्कशॉप्स होती है, टीचर्स वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती है, तो ऐसा थोड़ी हर चीज समझ में आ रही है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, लेकिन मेरी अब जिम्मेदारी बन जाती है इसको दोबारा कैसे समझे। अब दोबारा वो वर्कशॉप तो होगी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो नहीं समझ में आया मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ। अब दोबारा वो ट्रेनर तो मिलेगा नहीं स्कूल में ट्रेनिंग हो गई, अब वो दोबारा ट्रेनर नहीं मिलेगा। अब जो चीज नहीं समझ में आया, अब नेट पे जाकर उसको सर्च करता हूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी। तो यहां पे वही चीज मैं कह रहा हूं कि रिवीजन में क्या होमवर्क हो गया, ये चीजें हो गई, और फिर उसके बाद आपकी क्या हो गई, सेल्फ स्टडी। ये सब रिवीजन में आता है। जो मैं क्विज दे रहा हूं वो रिवीजन है, जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूं वो रिवीजन है, जो आप टेस्ट दे रहे हो वो भी एक तरह का रिवीजन है। साथ साथ आपका असेसमेंट हो रहा है, आप अपने आप को समझ में आ पा रहे हो कि मेरा एरिया कौन सा वीक है। इसी चीज को हमें समझना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअली सच्चाई ही यही है। कोई मैजिक वैंड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो है उसको चलाया और जो है इंसान ने टॉप कर लिया, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही? हम्म 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 हम्म। तो नेक्स्ट से नेक्स्ट डे डाउट आर्स था, उसमें पूछते उसी को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं आ रहा छोड़ दो, उस वक्त नहीं आ रहा है। मैं टेस्ट, इनका ये क्वेश्चन है सारा का कि हम बैठ के कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, नहीं समझ में आया, बहुत एनर्जी इनपुट कर दी, नहीं समझ में आया, बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उस वक्त छोड़ दो, उसको ड्रॉप कर दो, दूसरी चीज पे आ जाओ, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो। इसलिए मैंने लेट सबमिशन अलाउ किया। मेरा मकसद ये नहीं कि जो कराया आज ही सबमिट करो, मेरा मकसद है कि कभी ना कभी तो करो, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करो, लेकिन अब ये नहीं है 1 महीने बाद सबमिट हो रहा है। ठीक है, नहीं होगा डाउट आर्ट्स में पूछो, अगर वो ऑलरेडी टॉपिक कवर हो चुका है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाके दोबारा देखो, समझाने का तरीका तो वही होगा ना। ठीक है, तो उस चीज पे मैं आ रहा हूं। तो बिल्कुल हम लोग भी जब सॉल्व करते थे, हम लोग सोचो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर कुछ नहीं, एक बार टीचर ने जो पढ़ा दिया, अब दोबारा नहीं आना, वो रिपीट ही नहीं होता था वो।
मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी, वो रिपीट ही नहीं होता था। पढ़ा दिया पॉलिनोमियल, पढ़ा दिया, कोई रिमीडियल क्लास नहीं, कोई डाउट आवर्स नहीं, कुछ नहीं होता था। ये तो अब इतना ज्यादा हो गया चलन में कि अब स्टूडेंट को लगता है बस टीचर ही हमारा सब कुछ है। हालांकि है, लेकिन टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचोगे तो टीचर चाहता है कि आप जितना ट्राई कर सको कर लो, क्योंकि टीचर खुद जान रहा है, क्योंकि अपने जमाने में जब वो ट्राई करता है, मैंने आपको बताया ना कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, दोबारा फिर शुरू से करते थे, नहीं सॉल्व हुआ दोबारा फिर शुरू से करते थे, फिर करते थे, नहीं समझ में आया नोट्स देखते थे, और उसके अलावा कुछ हमारे पास स्टडी मटेरियल होता ही नहीं था, स्कूल के नोट्स के अलावा कुछ नहीं होता था। आप लोग पास इतना कुछ है, गूगल है, ये है, वो है, फला है, इतना सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्लम है। आप सोचो, इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम यहां नहीं है रिसोर्सेस पे, प्रॉब्लम यूटिलाइजेशन पे है। ठीक है, हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं था, हम समझ जाते भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिमाग लगाओ किसी तरीके से, सॉल्व होता था। बाद में 4-4 5-5 6-6 ट्राई करने के बाद होता था। नहीं हुआ, फिर उसके बाद कोई कजन से पूछ लिया कभी, या सर से ही पूछ लिया, लेकिन सर से पूछना है स्कूल में एक, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, कोर्स कंप्लीट करना। हाँ सीरियसली मैं बता रहा हूं। ठीक है, सो द एक्सप्रेशन विच इज मेड ऑफ टर्म्स separated by plus or minus sign. ठीक है, सो द एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स का बना हुआ, जैसा अभी मैंने कहा कि वॉल क्या है, वॉल इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा एक्सप्रेशन जो किसका बना हुआ है? टर्म्स का। तो अब यहां पे जब हम इसको देखें, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टर्म्स को समझना, कि टर्म्स क्या है बेसिकली। ठीक है, तो टर्म्स जो है वो दो चीजों को, यानी दो मींस कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के टर्म्स बनते हैं। ठीक है, एक होता है कोफिशिएंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो कोफिशिएंट या जो वेरिएबल है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो तो वो सामने लिखा हुआ होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन नहीं है। जैसे जब रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? इट कैन बी रिटन, द एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमने ये नहीं पढ़ा था कि एक्सप्रेशन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ हो, एकदम सामने लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, विच कैन बी रिटन। तो इसीलिए जब हम टर्म्स को पढ़ते हैं तो इसका मतलब टर्म्स, मैंने कहा कि कोफिशिएंट वेरिएबल आंखें हमारे ढूंढना शुरू कर देती हैं, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो जो जनरली किसका बना होता है? कोफिशिएंट का बना होता है, और किसका बना होता है? वेरिएबल का। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होते हैं? दैट इज पावर। वेरिएबल के ऊपर क्या होता है? दैट इज पावर। दैट कैन बी 0, दैट कैन बी नेगेटिव, that can be 2, that can be 1, that can be decimal, any means that has what? A power. तो जब ये दोनों चीजें साथ में होती है, ये दो कंपोनेंट साथ में होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? टर्म्स बनाते हैं। जैसे कोफिशिएंट मींस द नंबर्स, जैसे मैंने लिखा -1, और वेरिएबल मैंने कोई ले लिया इस वक्त y, और साथ में एक पावर लगा दिया -1। ठीक है, तो ये क्या है? इट्स अ टर्म। ये क्या है? एक टर्म है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें है कोफिशिएंट, और इसमें क्या है? वेरिएबल, और उसके पास पावर, तो ये एक टर्म है। अच्छा, 1 जनरली नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां पे मैंने लिख के दिखाया, क्योंकि अगर इसको वैसे लिखना हो तो ये ऐसे लिखा होगा, -y⁻⁻, यानी 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसको समझते हैं कि यहां पे क्या है? 1 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5ab²। ठीक है, तो अब ये 5 क्या है? इट्स अ कोफिशिएंट, मींस दैट इज अ नंबर, और ये जो ab² क्या है? इट्स अ वेरिएबल, मतलब यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, और a के ऊपर पावर है 1, b के ऊपर पावर है 2, तो ये भी क्या है? एक टर्म है। ये भी क्या है? एक टर्म है। ये पूरा मिलके एक टर्म बना रहा है, क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट है और क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा यहां पे कि -22 x⁻⁴ 0.2। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक टर्म है। क्यों?
क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट -22 है और वेरिएबल है जिसके पास पावर क्या है 0.2। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिखा लाइक फॉर एग्जांपल 2a, दिस इज आल्सो व्हाट अ टर्म। ठीक है, यहां पे क्या है 2 कोफिशिएंट है और a क्या है वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर कितनी है 1। तो ये जो कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं ये हमें क्या दे रहे हैं टर्म। इसी तरीके से हम यहां पे लिखें 2a टू द पावर 0, ये भी क्या है एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट 2 है और इसके पास वेरिएबल a है जिसके पास पावर क्या है 0। तो टर्म्स क्या होते हैं समझ में आया? तो इन्हीं टर्म्स को जब मिला के लिखते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा 2-3 हो, एक भी हो सकता है, तो वही क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहां पे ये अकेला लिखा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास टर्म है। ठीक है, ये क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 5x² - 2y, ये भी क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने दो टर्म्स लिखा, एक टर्म ये है प्लस 5x² और दूसरा टर्म क्या है -2y। समझ में आ रही? यहां तक किसी को कोई डाउट, कैसा भी छोटा मोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा, तो कुछ भी हो पूछ लो, जैसा भी। बताओ। नहीं, पावर स्क्वायर भी हो सकती है, पावर क्यूब भी हो सकता है, पावर 1 भी हो सकती है। एवरी पावर इज नॉट स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स व्हेन पावर इज 2, सिंपल। क्यूब इज व्हेन पावर इज 3। ओके, हाँ भाई बताइए जल्दी जल्दी। भाई इतने सारे लोग हैं, जवाब एक भी नहीं आ रहा, क्या हुआ? जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं तो जल्दी बताओ यस नो, ताकि फिर आगे बढ़े। नहीं आपका तो आ रहा है। ओके ठीक है, अब देखो कुछ एक्सपोनेंट्स याद हैं क्लास 8 से, जैसे a टू द पावर m, और मैंने हम लोगों ने 9th में भी स्टडी किया। और एक हमने एक्सपोनेंट स्टडी किया था, ये क्या हो गया? अगर याद करो कि अगर कोई वेरिएबल है उसके पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये एक लॉ स्टडी किया था, अभी फर्स्ट चैप्टर में ही किया है, 9th क्लास में भी इसको रिवाइज किया है। ठीक है, सारे लॉस को किया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब जरा इसको गौर से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × a टू द पावर 0। ये यहां पे है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई तो है। ठीक है, इसका मतलब इसको a टू द पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई? तो ऐसा टर्म जिसके पास वेरिएबल हो और उसका पावर 0 है वो, तो इसका मतलब वो सीधा कोफिशिएंट है सिर्फ। ठीक है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस? एक नंबर है, मतलब ये एक नंबर है, यानी ऐसे ही जैसे 5 है, -1 है, 1/2 है, 3 है, 100 है, 99 है, सेम इसी तरह नंबर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है, अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो एक्चुअली वो भी जो है वो क्या है, वो खाली नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि जो है कोफिशिएंट और वेरिएबल एकदम लिखे हुए हैं उस पर, जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ यहां पे 2 लिखा हुआ है तो एक्चुअली इट कैन बी 2a टू द पावर 0, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि ये 2a टू द पावर 0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी आप कहेंगे क्या सिर्फ a होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2b टू द पावर 0। बात समझ में आ रही? तो ये इस फॉर्म में लिखा जाए, इसीलिए कोई भी नंबर है वो नंबर भी खुद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वो नंबर भी खुद एक क्या है, टर्म है।
और इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एग्जैक्टली जुनैद, इसीलिए ना यही तो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जो टर्म्स के बने, चाहे एक टर्म हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 50 हो, ठीक है, जो टर्म्स का बना हुआ है। टर्म्स किसको कहेंगे? जिसके पास कोफिशिएंट वेरिएबल होते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर कोई नंबर भी लिखा हुआ है तो एक्चुअली इट इज ऑल्सो व्हाट? अ टर्म। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा यहां पे -3x² प्लस 5y प्लस 3। अब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर गौर से देखिए, एक टर्म ये हो गया जिसमें -3 कोफिशिएंट है, x² क्या है? वेरिएबल। दूसरा टर्म है +5y जिसमें +5 कोफिशिएंट है, y क्या है? वेरिएबल। और तीसरा टर्म +3 है। इसको टर्म क्यों बोल रहे हैं? अगर ये कंडीशन जरूरी है कि वेरिएबल साथ में लिखा हुआ होना चाहिए, तब तो ये टर्म नहीं है ना फिर। लेकिन ये भी क्या है? टर्म है जिसमें कोफिशिएंट +3 है और वेरिएबल की जगह जो कि हिडन है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। वो x⁻0 भी हो सकता है, y⁻0 भी हो सकता है, z⁻0 भी हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. तभी मैंने बताया पावर 0 होगा, तभी तो यहाँ 1 आएगा, तभी तो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, नहीं तो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी रहे तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? टर्म है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया, ठीक है, टर्म समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट? और ये समझ में आया कि ये जो नंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो टर्म्स एंड दे आर ऑल्सो व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे समझेंगे पॉलिनोमियल्स को। Just give me one. ओके, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या है? पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन जो टर्म्स के बने हैं। यहां तक आगे हम, अब इसके हम आगे आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स को समझ रहे हैं। और पॉलिनोमियल्स क्या है? बेसिकली जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कहोगे जब पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलग क्यों बोल रहे हैं फिर? तो पॉलिनोमियल्स आर व्हाट? पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अभी आधा मैंने लिखा है। व्हाट दे आर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। लेकिन अब इसको समझते हैं। यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अब एक कोफिशिएंट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और उसके साथ क्या लगा होता है? वेरिएबल। और उसके पास क्या होता है? पावर, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पावर डेसिमल भी हो सकता है, ये पावर निगेटिव भी हो सकता है, ये पावर जीरो भी हो सकता है, ये पावर कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये पावर कोई रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पावर, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। जब आपने डेसिमल लिखा तो वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो जाएगा, 0.2 है तो 1/5 बन जाए, ठीक है। यानी ये पावर कुछ भी हो सकता है, यानी ये पावर जो है, अगर चाहे वो डेसिमल है, चाहे वो आप कह लीजिए निगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, रूट है, फ्रैक्शन है, वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है which have okay only whole number as a power,
जिसका पावर क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, बस। अब जैसे बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अभी इधर देखो, फिर अभी मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने -3x⁻², मैंने लिखा -3x⁻0, मैंने लिखा -3x⁻√2, -3x⁻0.5, -3x�5। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, यस और नो। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है, तो ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी ये जितने ऊपर टर्म्स लिखे हुए हैं सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट्स हैं, इसके पास वेरिएबल, इसके पास पावर। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं कि अब इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स आर आल्सो व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस टर्म का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और क्या है, पॉलिनोमियल भी। यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल। यहां पे ये पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों, इसका पावर क्या है, होल नंबर है। इसी तरीके से अगर यहां पे देखोगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही, वो तो है ही। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला है ना, पॉलिनोमियल्स आर व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या होता है, जीरो होता है, सॉरी होल नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जीरो इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आओगे तो यहां पे पावर √2 है, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आगे आओगे तो यहां पे डेसिमल पावर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा यहां पे 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्या है यहां पे, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके पास जो पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंपल। उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसके पास पावर होल नंबर। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम बात करें, जैसे मैंने लिखा यहां पे देखो, 2x² प्लस 3x⁻⁻1। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहां पे दो टर्म्स हैं, एक के पास पावर होल नंबर है, एक के पास पावर निगेटिव है। तो ये ओवरऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके पास जो जो वेरिएबल हैं उन सब के पास पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना। अगर उन सब में किसी एक के पास भी पावर होल नंबर नहीं है तो वो पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए हमने कहा 2x² प्लस 3x⁻5। अब देखो ये पूरा क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और x के पास पावर 2 है और x के पास पावर 5 है, यानी पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल के पास पावर होल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल, सिंपल। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, but all algebraic expressions
आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके तो बात किसकी चल रही थी? बात चल रही थी किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, और हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं हर वेरिएबल के पास पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया एक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर हम बात करें कि जो अब हम अपने बुक से स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन था कि पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर हम बात करें कि मैंने लिखा यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3, तो ये क्या है? ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, अब इसमें x के पास पावर 2 है, a के पास पावर 1 है, b के पास पावर 1 है, और 3 के पास जो वेरिएबल है उसके पास 0 है, जिसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें गौर से देखो तो इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 तरह के वेरिएबल यूज हुए हैं, x, a और b। ठीक है, हमारे कोर्स में क्या है? वी हैव द इन कोर्स दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल है, वो ये कह रहा है कि उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स हैं उसमें एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर 5, पावर कुछ भी हो यानी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्लस 3x टू द पावर 3, तो अब देखो जितने भी टर्म्स हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है? x। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब ये नहीं है होता है कि सिर्फ एक वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जितने भी टर्म्स हैं उनके पास सिर्फ एक तरह का वेरिएबल। दैट्स इट। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। मैं बोलूं कि एक वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक ही वेरिएबल, मतलब लग रहा है कि एक टर्म भी है, उसके अलावा कोई टर्म नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब यह है कि उस पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं उनके पास सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल है। दैट्स इट, वन काइंड ऑफ वेरिएबल। So we will start with this now, that is polynomials in one variable. Means the polynomial in which all the existing terms, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, all the existing terms have only one kind of variable. Only one kind of variable. उसको हम क्या बोलेंगे? That is polynomials in one variable. ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे सिर्फ वो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसमें एक तरह के वेरिएबल होगा। जैसे अगर y है तो सिर्फ y रहेगा, x है तो x रहेगा, z है तो z रहेगा, इस टाइप की चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने स्टडी किया था, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि 2 क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -2 भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, 1/5 भी हम क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। -1 भी हम क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके साथ हम वेरिएबल अटैच करके पावर 0 लगा देंगे, इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, वो एक टर्म बन जाएगा। सिंपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास पावर 0 है, इनके पास पावर 0 है ना, कि x टू द पावर 0 होगा तो पावर 0, जो कि हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे। तो अगर पावर 0 है तो इसका मतलब ये 0 भी एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सब क्या है? क्या है सब? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर मैं बोलूं वन इज अ नेचुरल नंबर, वन इज ऑल्सो अ होल नंबर, वन इज एन algebraic expression, one is also a term, and one is also what? A polynomial. Which polynomial? Constant polynomial. सिर्फ वन के ही इतने सारे नाम हैं, ठीक है? क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अब यहां पे समझो जो बताने जा रहा हूं, इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जीरो भी होगा। yes or no? जीरो भी तो एक नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x⁻0। तो इसका मतलब जीरो को क्यों भूला जा रहा है? तो ये जीरो क्या है? ये जीरो भी क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है? और ये जो जीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? यस। तो जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल व्हिच इज आल्सो नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, which is also known as zero polynomial. That's it. चलिए यहां तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। सिंपल, मतलब अब इतना समझने के बाद ये समझ में आया, जो नंबर्स लिखे होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है? तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो भी आएगा, जीरो भी एक नंबर है, लेकिन उसको एक खास नाम दिया जा रहा है, विच इज व्हाट? जीरो पॉलिनोमियल। दैट्स इट। अब समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जीरो पॉलिनोमियल की बात हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है? अगर उसके पास सिर्फ एक टर्म है, अच्छा वो टर्म चाहे नंबर हो, बात को समझिएगा, ठीक है? अब कह रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? तो अगर वो टर्म एक नंबर है, चाहे वो टर्म जिसमें कोफिशिएंट वेरिएबल है, चाहे कुछ हो, लेकिन वो क्या है? सिर्फ एक टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे मोनोमियल में, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है? 5 एक मोनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के पास कितने टर्म है? सिर्फ एक, तो ये मोनोमियल, ठीक है? मैंने लिखा यहां पे -3x⁵, ये भी क्या है? मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ कितने टर्म है? एक टर्म है, क्योंकि देखो यहां पे कोफिशिएंट है और यहां पे वेरिएबल, इसके पास पावर है, सिर्फ एक टर्म, ठीक है? तो ये क्या होगा? दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? मोनोमियल। ये पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम बात करें, दैट इज नेक्स्ट वन, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100y⁻100, ठीक है? 100y⁻100। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, तो इसके पास कोफिशिएंट है, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास पावर है, लेकिन ये सिर्फ क्या है? एक टर्म है। तो ये भी एग्जांपल किसका होगा? मोनोमियल का होगा। दैट्स इट। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसके पास कितने टर्म है? सिर्फ एक टर्म है, चाहे वो एक नंबर है, चाहे वो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है, यानी टर्म है। सिंपल। अगर उसके पास कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स, ठीक है? 2 टर्म्स है। तो अगर 2 टर्म्स हैं उसके पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाई मींस
2, ठीक है, बाई मीन्स 2। अच्छा अब ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ये सॉरी दो जो बाइनोमियल है जिसके पास दो टर्म्स है, अब वो प्लस से भी सेपरेट हो सकते हैं, माइनस से भी सेपरेट हो सकते हैं। जैसे सिर्फ हमें ये देखना है कि टर्म्स कितने हैं, उसके बाद प्लस है माइनस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स के पास प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पावर उसकी। लेकिन पॉलिनोमियल अगर है तो पॉलिनोमियल के पास पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा -5x⁵ प्लस 3y⁴। अब यहां पे मैं पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल ले रहा हूं एज एन एग्जांपल, ताकि दिमाग में ये रहे कि सिर्फ वन वेरिएबल वाला ही नहीं बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल का सिंपल मतलब है कि दो टर्म्स हैं उस एक्सप्रेशन में, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पे देखो दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसी तरीके से मैंने लिखा यहां पे -5x⁵ -3y⁴। अब देखो यहां पे माइनस आ गया, कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें ये देखना है कितने टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चों से जब पूछो तो वो ये जवाब देते हैं कभी कभी कि अगर एग्जाम्पल पूछो तो लिखते हैं सर 2x⁵ प्लस, या ऐसे समझ लो -5x⁵। अब ये बताओ सब लोग कि ये क्या है, बाइनोमियल है या सिर्फ पॉलिनोमियल है या कुछ और है। अच्छा, सारा कह रहे हैं बाइनोमियल। हाँ भाई, अनस, जुनैद, आफिया बताइए, मदीहा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे 2x² - 5x², ये क्या है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, या पॉलिनोमियल तो है ही है, पॉलिनोमियल तो बोलेंगे ही, और हम बोल रहे हैं मोनोमियल, ओके। अनस भी बोले मोनोमियल, आफिया भी बोल रही मोनोमियल। यस आफिया, मोनोमियल क्यों है, क्या ये इसका रीजन है, लाइक टर्म्स? यस या नो में आंसर कर सकते हैं। यस। अब देखो लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, लाइक टर्म्स उसको बोल, ये सब 8 का कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 का। लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, जिसका कोफिशिएंट को हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल और पावर देखना है। जैसे अगर यहां पे देखो 2x² और यहां देखो -5x², इसके पास भी x⁴ है और इसके पास भी x⁴ है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये फर्दर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x² - 5x² विल बिकम -3x²। तो एक्चुअली इट इज व्हाट, यस इट इज अ मोनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब ये नहीं है कि वो दो टर्म्स लिखे हुए हैं, तो जब हमेशा दो टर्म्स लिखे हुए हैं तो वो क्या है, बाइनोमियल है, नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो एक्चुअली वो फाइनल सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम बोल सकते हैं क्या, कि मोनोमियल है या बाइनोमियल है। अगर यहां पे मैं लिखता 2x² - 5x³, यस, अब देखो ये x² है और ये x³ है, अलग अलग वेरिएबल विद पावर है, तो अब ये अनलाइक टर्म्स है, तो अब ये फाइनली क्या है, बाइनोमियल। कोई डाउट इसमें किसी को भी? यस सर, समझ में आ गया, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। यस, ठीक है। अब इसके बाद जितने टर्म्स होते जाएंगे, जैसे 3 हो गए तो ट्राइनोमियल, ठीक है, मींस यू कैन से। तो इसीलिए चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल है, एक्चुअली सब कुछ पॉलिनोमियल। समझ में? इसलिए पॉली का मतलब होता है मैनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हमेशा बहुत सारे टर्म्स हो, विच कैन हैव मैनी टर्म्स। वो चाहे 1 हो, चाहे 2 टर्म्स हो, चाहे 3 टर्म्स हो, चाहे 4 टर्म्स हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या बोलते हैं, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टर्म्स विच आर रेगुलर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम स्टडी करेंगे, जो कि किस पे बेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
ठीक है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड दैट वी विल स्टडी टुमारो इंशाल्लाह। तो अब यहां पे जो हमने पढ़ा अभी तक वो क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज क्या जाएगा, आज कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं किया है, तो अल्टीमेटली क्विज जाएगा। ठीक है, जो आज हम लोग ने थ्योरी स्टडी की है उस पर क्विज जाएगा। ठीक है, और कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले ये स्टडी करेंगे कि डिग्री क्या होता है, और उस डिग्री के बेसिस पे क्या नाम उसका होगा, उसको फिर वो चीज आगे बढ़ेंगे। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा आपको आगे चैप्टर से और फिर 10th क्लास में। देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। ठीक है, और यहां पे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ये सारी चीजें, तो इंशाल्लाह जो है आगे भी जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कल इसके आगे स्टडी करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे लीनियर, क्यूबिक, वो क्यों नाम दिए जाते हैं, और फिर हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पे आएंगे जो आज तक हमने स्टडी किया है, कल तक जो करेंगे। एनीथिंग दैट यू हैव टू से, कुछ कहना है? चलो फिर, ओके देन, मिलते हैं कल। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।